हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आपका एनजे एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, हमने पॉलिटी स्टार्ट किया था जिसमें हम जो है हमारा जो संविधान की जो विकास यात्रा थी हमने उसको प्रारंभ किया था। उसमें हमने कई एक्ट पढ़ लिए थे। आज का जो हमारा एक्ट है वो है 1909 और 1919 का एक्ट है, जो यूपीएससी, यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस कह सकते हैं कि जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बीएमआई अर्थात बम्पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको यूपीएससी तक में भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर इस एक्ट से मिले हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का एक्ट है वो है पहला एक्ट है जिसे 1919 का भारत परिषद अधिनियम। अब इससे पहले बात, भारत परिषद क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने जैसे देखा कि इसमें भारत परिषद का गठन हो चुका था नेक्स्ट पिछले पिछले वाले एक्ट से। तो अब जो भी एक्ट बनेंगे वो भारत परिषद अधिनियम ही कहलाएंगे। तो अब चलिए जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम यानी आपका एनटीपीसी रेलवे में पूछा जाता है कि पहला इस एक्ट को जो है मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। तो यही एक नंबर पहला क्वेश्चन आता है कि मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम किस एक्ट को कहते हैं? तो जो 1909 का जो हमारा जो एक्ट था जिसे हम भारत परिषद अधिनियम कहते हैं उसे ही हम जो है मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। अब यहाँ से जो इसका जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि दूसरा पॉइंट यहाँ से है कि इस अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उस परिषद में भारतीय सदस्य को सम्मिलित किया गया था। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य जोड़ा गया था? तो वो जो था हमारा 1909 का एक्ट। तीसरी चीज़ इसमें ये हुई थी कि अब जो भारतीय जोड़े गए थे उनका नाम था एसपी सिन्हा। तो थोड़ा सा एग्ज़ाम जब टफ होता है तो उसको एक एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं और पूछते हैं कि इस पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले सदस्य थे, तो उनका नाम था एसपी सिन्हा, जो कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित किए गए थे। यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो यही होता है कि पहली बार सीमित मात्रा में प्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचक का जो है शुरुआत हुआ था। यानी जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की प्रक्रिया जो हम अब अपना रहे हैं उस प्रत्यक्ष रूप में जो है निर्वाचन की प्रक्रिया हमने 1909 के यानी मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम से एक्सेप्ट की थी। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है कि भारतीय सदस्यों की संख्या प्रांतीय और केंद्रीय परिषद में भारतीयों की संख्या जो है बढ़ाएगी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि बढ़ाएगी। नेक्स्ट आता है इसमें कि विधायिका की जो भी सदस्य थे उनका जो कार्यकारिणी परिषद में जो प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया इसमें, और ये जो है कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, पर्टिकुलर जो भी उनके मन में है उस प्रश्न को वो कार्यकारिणी यानी विधायक उसमें जो है प्रश्न पूछ नहीं सकते थे। पूछने का अधिकार जस्ट इससे पहले यानी 1892 में मिला था। इस एक्ट के तहत पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो किस एक्ट के तहत पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था? तो वो हमारा हो जाएगा 1909 का एक्ट, जिसे हम कहते हैं कौन सा एक्ट? तो जिसे हम कहते हैं मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। चलिए नेक्स्ट आता है इस जो इन सदस्यों को जो है स्थानीय सरकारों के संबंध में बजट लाने का अधिकार दिया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि किस एक्ट के तहत जो है बजट लाने का अधिकार जो है दिया स्थानीय लोगों को दिया गया, तो वो है 1909 का मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। इसके बाद इसमें सबसे दुखदायी जो तथ्य यह था कि मुस्लिम को भारत के प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यानी पहली बार ऐसा कह सकते हैं कि धर्म के परिप्रेक्ष्य में जो है अलग से जो है रिजर्वेशन करके जो है इनको मुस्लिम के लिए अलग सा प्रतिनिधित्व दिया गया। तो यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, तो किस एक्ट के तहत? क्योंकि उन्होंने मुस्लिम एक संप्रदाय था और उसको उन्होंने अलग से प्रतिनिधित्व उसका किया था। ये भी एक जो कह सकते हैं कि जो भी हम ब्रिटिशर्स थे उनकी एक फूड़ो नीति थी जिसे हम, ठीक है, तो इसी के तहत उन्होंने जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो है प्रारंभ किया था। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है किस एक्ट के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो है प्रारंभ किया गया था? तो वो हमारा हो जाएगा 1909 का मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। तो फ्रेंड, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने बता दिए और यहीं से क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एक्ट की, जो हमारा होता है 1919 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे जो है मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड के अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो किस, पहला तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट को जो है मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं? तो हमारा हो जाएगा 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसको हम मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से जानते हैं। यहाँ से तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा, इस एक्ट के तहत सभी प्रशासनिक विषयों को केंद्रीय व प्रांतीय दोनों भागों में जो है बांटा गया। तो किस एक्ट के तहत जो है कह सकते हैं कि जो द्वैध शासन प्रणाली थी, ठीक है, उसमें बांटा गया। तो 1919 का एक्ट था जिसमें प्रशासनिक के विषयों के अलग और केंद्रीय और प्रांतीय के दो अलग भागों में जो है बांटा गया। केंद्रीय विषय जैसे
प्रतीक्षा, वैदेशिक मामले, संचार आदि जो है वो गवर्नर जनरल के द्वारा संचालित किए जा रहे थे। यानी जितना भी प्रतिरक्षा यानी जितना भी कह सकते हैं सिक्योरिटी था उसका प्रतिनिधित्व कौन करता था? गवर्नर जनरल। जिसके भी वैदेशिक यानी जितने भी विदेश से संबंधित मामले थे उनका भी प्रतिनिधित्व कौन करता था? गवर्नर जनरल करता था। और इसके बाद जो है यही दोनों चीज़ें जो थी वो गवर्नर जनरल के पास थी। और प्रांतीय विषयों में क्या था? तो प्रांतीय विषयों में पुनर्रक्षित व हस्तांतरित में बांटा गया। जैसे पुलिस कानून, जेल, वित्त इत्यादि ये जो है गवर्नर द्वारा संचालित किए जाने थे। ठीक है, तो ये जो कानून व्यवस्था, जो जेल व्यवस्था, जो वित्त व्यवस्था थी, ये गवर्नर के अंडर में थी। और इसके ऊपर की जो व्यवस्था थी प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, ये गवर्नर जनरल के अधीन थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको समझना पड़ेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रांतों में जो है द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि टॉपिक बन जाता है कि किस एक्ट के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई। तो वो जो हमारा जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, इसके तहत जो है प्रांतों में जो है द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। नेक्स्ट आते हैं तो इसमें यह है कि प्रांतीय मंत्री परिषद हस्तांतरित विषयों के लिए विधायकों के प्रति उत्तरदायी थे। तो जो भी, अब हमने प्रांत की बात कर ली, अब प्रांतीय में जो भी मंत्री परिषद थी यानी जो भी मंत्रीगण यहाँ पे थे किसके लिए उत्तरदायी थे? तो जितने भी मंत्री परिषद थे वो जो है विधायिका के लिए जो है उत्तरदायी थे। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि लंदन में जो एक जो है उच्च आयुक्त पद का सृजन किया गया, जिसका काम यूरोप में भारतीय व्यापार को देख रेख करना था। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट के तहत जो लंदन में एक उच्च आयुक्त पद की स्थापना की गई? तो वो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, जिसके तहत जो है यूरोपीय शक्तियों मतलब कह सकते हैं कि जो यूरोप में भारतीय व्यापार पर नज़र रख सके उसके लिए स्थापना की। नेक्स्ट हमारा आता है कि केंद्र में जो है वो 2 सदनी विधानमंडल की स्थापना का निर्माण किया गया। तो ये भी क्वेश्चन बनता है किस एक्ट के तहत जो है 2 सदनी विधानमंडल की स्थापना की गई? तो वो हमारा हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। इसके बाद यहाँ पे भी आता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार इसमें किया गया, अर्थात जो 1909 में केवल मुस्लिम को दिया गया था अब वहाँ पे उसका थोड़ा विस्तार कर दिया गया। उसको अब सिख को दे दिया गया, आंग्ल भारतीयों को दे दिया गया, ईसाइयों को दे दिया गया। अब आंग्ल भारतीय कौन थे? आंग्ल भारतीय वो थे जो कह सकते हैं जो विदेश से आए थे या फिर जिन्होंने अपनी थोड़ा कह सकते हैं देख देख के रंग बदला और जो भारत से जो है विदेशी हो गए उनके सब चीज़ पहनने लगे कपड़े वगैरह, तो वो तो है। या फिर जो बाहर से आके भारत में बसे थे उनको कहा जाता था। फिर यहाँ पे एक राजकुमार संकाय की स्थापना की जानी थी ताकि जो देश जो है वो राजकुमार अपने सामान्य हितों के विषय पे अपना भाव जो है वो व्यक्त कर सके। अर्थात जो राजकुमार जो संकाय था वो ये चीज़ संज्ञान ले सके कि ये भारत यानी इस देश के लिए यानी प्रांत के लिए क्या सही है, क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, उचित अनुचित को मद्देनजर रखते हुए जो है इस संकाय की स्थापना किया जाना था। 1919 के अधिनियम के आधार पर ही 1921 में निर्वाचन हुए, जिसमें 1927 में प्रांतों में एक मंत्री परिषद के कार्यालय की समीक्षा के लिए एक साइमन आयोग बनाया गया। तो किस एक्ट के तहत साइमन आयोग का जो गठन किया गया? तो वो जो आपका 1919 का एक्ट था, इसी के आधार पर जो है 1921 में निर्वाचन हुए और 1927 में जो है मंत्री परिषद कार्यों की समीक्षा करने के लिए साइमन आयोग का स्थापना की गई। तो साइमन आयोग का संबंध कैसे है? तो ये जो है कह सकते हैं कि मंत्री परिषद के जो कार्यों की जो समीक्षा करने के लिए। फिर हमारा आता है नेक्स्ट, तो इसमें ये था कि भारत में सभी राजनीतिक दलों में साइमन आयोग की नियुक्ति का विरोध किया, लेकिन साइमन आयोग ने अपना कार्य जारी रखा। साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 1930-32 तक लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इसको मैंने हिस्ट्री के वीडियो में बताया है कि कौन गोलमेज सम्मेलन जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट, आप अगर नहीं देखा तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया और सम्मेलन में प्राप्त नियमों के आधार पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया। इस आधार पर 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम जो है पास किया गया। अर्थात जो साइमन आयोग का यानी ये जो पंक्ति है ये हमारे अगले नियम यानी जो 1935 का नियम है, जिसे हम कह सकते हैं भारत में कॉन्स्टिट्यूशन की नींव है। अर्थात भारत में कानून व्यवस्था की नींव है, भारत में संविधान की नींव है, भारत में हर एक चीज़ की नींव है, वो है हमारा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब हम थोड़ा 1919 के जो भारत परिषद अधिनियम था उसको थोड़ा कह सकते हैं कि उसको हम एक मैप की तरह समझते हैं। कैसे? तो इसमें पहली बात क्या किया गया कि यहाँ पे जो है प्रशासनिक विषय जारी किए गए। प्रशासनिक विषय में उन्होंने 2 चीज़ कर दिया, एक केंद्र के विषय कर दिए जिसका जो गवर्नर जनरल के अधीन थे और दूसरा विषय कर दिए प्रांत के अधीन जो प्रांतियों के। अब जो विषय गवर्नर जनरल के अधीन थे वो मैंने बताया था कि प्रतिरक्षा,
ठीक है, विदेशी वाले जो भी मैटर थे वो हमारे थे इनके अंडर में, ठीक है, यानी गवर्नर जनरल के। इसके बाद जो प्रांतीय में थे, प्रांतियों को फिर दो भागों में बांट दिया, एक था रक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। अब जो बात आती है रक्षित की, अर्थात हम कह सकते हैं जो चीज़ हमारी है रक्षित, रक्षित पे जैसे जो जेल विभाग होगा, पुलिस विभाग होगा, कानून विभाग होगा, वित्त होगा और सिंचाई होगा, ये किसके अंडर में आएंगे, तो ये हमारे जो है वो गवर्नर जनरल के अधीन आएंगे। लेकिन जो इससे और थोड़ा निचले स्तर पे आते हैं, यानी जैसे अब कानून पूरे कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जैसे हम कह सकते हैं पूरी कानूनी पावर जो है एसपी के हाथों में है, डीएसपी के हाथों में है। लेकिन उसके नीचे भी कुछ है, जैसे एसआई हो गए, टीआई हो गए, ठीक है, कांस्टेबल हो गए, हेड कांस्टेबल होंगे, तो ठीक ठीक वही हस्तांतरित करके जो है कानून व्यवस्था बनाए रखना, श्रमिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके लिए जो है मंत्रि परिषद की सलाह पर जो है गवर्नर द्वारा इसमें निर्णय लेकर स्थानों लोगों को चुन लिया जाता था। तो ये एक कह सकते हैं कि ये हमारा 1919 का, तो 1919 और जो आप कह सकते हैं कि 1909 मार्टेंग्यू चॉम्स्फोर्ड अधिनियम और पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम, ये दोनों ही नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर ऑल एग्ज़ाम, चाहे आप फिर यूपीएससी दो, यूपीपीएससी दो, कुछ भी दो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और इसकी बताई हुई हर एक चीज़ आपके दिमाग में क्लियर बैठ गई है तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। धन्यवाद, जय हिंद।